आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। उसमें मैंने आपको दर्पण के सूत्र का निगमन करना बताया था, जिसमें उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण का निगमन था। आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे पिछले चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी पुरानी वीडियोस देख के उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए हम पढ़ते हैं अपवर्तनांक। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपवर्तन। अपवर्तन जिसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। अपवर्तन क्या होता है बच्चों? देखिए, जब लाइट रेज किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, जब प्रकाशित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही अपवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई माध्यम वन है। इस माध्यम वन को हम सपोज वायु या निर्वात के रूप में ले सकते हैं, मींस एयर या वैक्यूम। यहां पर अगर कोई प्रकाश की किरण ऑब्लिकली यानी तिरछी इंसिडेंस होती है, आपतित होती है, तो आप देखेंगे कि आपतन के पश्चात ये अपने मार्ग से दूर हट जाती है, विचलित हो जाती है। ये आपका इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, और ये है आपका अपवर्तन कोण आप। तो आप यहां पर देख रहे हैं, यदि कोई प्रकाशित किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में, ये हमारा माध्यम दूसरा हो जाएगा, माध्यम 2, जिसको हम शीशा यानी कि ग्लास, या फिर हम इसको वाटर यानी कि पानी, कुछ भी दूसरा माध्यम ले सकते हैं। तो जब हमारी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है। प्रकाश किरण का अपने माध्यम से हट जाना या विचलित हो जाना ही अपवर्तन कहलाता है। जैसे हमने परावर्तन के नियम करे थे, ठीक वैसे ही अपवर्तन के भी नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम में आप कह सकते हैं, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, इसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? पहला नियम, इसके लिए दो नियम रहते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम आपके कहता है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। इसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर बराबर एन, जहां एन माध्यम का अपवर्तनांक है।
तो देखिए यहाँ पर हमने अपवर्तन के नियम समझे। सबसे पहले अपवर्तन हमें पता होना चाहिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के विचलन होने की एक घटना अपवर्तन कहलाती है। यहाँ पर अपवर्तन के नियम आते हैं, दो अपवर्तन के नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, ये हमारा अविलंब होता है, ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण। तो आप देख रहे हैं आपतित के अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। उसके अलावा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात sin i upon sin r is equals to n। इसको अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके कहूं तो आपका होता है कि when light incident obliquely incident from one medium to another medium, then it's went from its own path. This incident is known as refraction. In laws of refraction there are two laws. First law is incident ray, refracted ray and normal lie on the same plane of intersection, and second is the ratio of the incidence angle to the ratio of refracted angle is a constant and it is known as refractive index। तो यहाँ पर ये अपवर्तनांक और अपवर्तन के नियम रहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए समझेंगे अपवर्तनांक को थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि अपवर्तनांक और अच्छे से इसमें क्या होता है। अपवर्तनांक के बारे में वैसे तो आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ रखा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपवर्तनांक। बच्चों अपवर्तनांक में बहुत सारे कई सारे कंफ्यूजन्स बच्चे लोग करते हैं, बहुत सारी गलतियां इसमें होती हैं। तो आज हम यहाँ पर अपवर्तनांक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक देखिए बच्चों, अपवर्तनांक की बहुत सारी डेफिनेशंस आपने पढ़ रखी होंगी। सेकंड नियम जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पढ़े स्नेल का नियम, जो कि अभी हमने पढ़ा था, हमारा था sin i अपॉन sin r बराबर n। यहां पर n हमारा जो होता है इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हम बेसिक अपवर्तनांक की परिभाषा के रूप में जाएं तो अपवर्तनांक की जो बेसिक परिभाषा होती है, साधारणतया जो अपवर्तनांक की परिभाषा है वो हमारी परिभाषा ये है कि इसमें आप कह सकते हो जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आपकी वायु के माध्यम से जल के माध्यम में जा रही है। मान लीजिए ये आपका माध्यम वायु का है और ये माध्यम जल का है। तो वायु के माध्यम से जल के माध्यम में अगर जा रही है तो वायु के माध्यम में अगर प्रकाश का वेग मान लीजिए c है और जल में प्रकाश का वेग मान लीजिए v है, तो यहां से आपका जो अपवर्तनांक निकलेगा वो हो जाएगा c अपॉन v। यानी कि जब आप प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। यह हमारा अपवर्तनांक कहलाता है।
तो n इक्वल टू c अपॉन v होता है। हम लोग बच्चों गलतियां कहाँ करते हैं? गलती हमारी तब होती है जब हम इसको इस यहाँ पर अपवर्तनांक को अपवर्तनांक की फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तब हमारी गलतियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि इस माध्यम का अपवर्तनांक सपोज n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सपोज n2 है, तब इनका अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि तब हमसे पूछा जाएगा कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आप क्या देंगे, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष क्या बनेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए जैसे सपोज अगर दूसरे माध्यम का आपको बताना हो तो हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे पहले के सापेक्ष, तो दूसरे माध्यम के लिए हम ले लेंगे n2 और पहले के सापेक्ष तो ये हो जाएगा हमारा n21। और जब हम अपवर्तनांक को अपवर्तनांक की ही फॉर्म में अगर बताएं तो n21 बराबर आपका हो जाता है। यहां देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो n21 बराबर आपका हो जाएगा n2 अपॉन n1। यहां पर ये हो जाएगा आपका n21 बराबर n2 अपॉन n1। जबकि अगर मैं केवल अपवर्तनांक की बात करूं तो n इक्वल्स टू होता है c अपॉन b। c अपॉन b का मतलब ये है कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। यहां पर आप देखिए प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। जबकि अपवर्तनांक को अपवर्तनांक की फॉर्म में अगर मैं डिफाइन करूं तो यहां पर द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। आप इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इस बात को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होते हैं। अब देखिए ये कैसे डिफाइन होगा। सपोज मुझे अगर पहले वाले को निकालना है n1 को, वायु के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू निकालनी है, तो सपोज मान लीजिए n1 बराबर मेरा क्या आ जाएगा, अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं प्रकाशिक वेग से, ये हो जाएगा हमारा c अपॉन v। अब चूंकि हमारा ये वायु ही वायु है तो यहां से ये हो जाएगा c अपॉन c बराबर क्या निकल के आ जाएगा 1। अगर हम दूसरे माध्यम की बात करें n2 को अगर हम निकालें तो n2 बराबर हो जाएगा c अपॉन v1। c अपॉन v1 का मतलब ये हो जाएगा c अपॉन v1 की बजाय आप v2 ले लीजिए क्योंकि दूसरे माध्यम में है v अपॉन v2, ये हमारा निकल के आ जाएगा v2। तो अगर हम इसको अप्लाई करें इस वाले फॉर्म में तो आप देखेंगे कि n21 बराबर n1 का n2 का मान कितना है, n2 का मान सॉरी n2 अपॉन n1, तो n1 का मान हमारा कितना है 1 और n2 का मान कितना है हमारा c अपॉन v2। तो होल सोल n21 क्या आ जाएगा c अपॉन v2। जबकि यहाँ पर हमारा पहला माध्यम क्या है, वायु ही है। तो वायु के लिए और जल के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो इट इज वेरी क्लियर कि n21 c अपॉन v2, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, यही अनुपात हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों कहां पर होता है, कंफ्यूजन की जो टर्म्स है वो आपकी ये है कि आप जब प्रकाश के वेग के फॉर्म में लेते हैं तब आपका जो अनुपात चलता है वो हमारा चलता है प्रथम अपॉन द्वितीय, और जब हम अपवर्तनांक को अपवर्तनांक की ही फॉर्म में डिफाइन करते हैं तब हमारा चलता है द्वितीय अपॉन प्रथम। इसको और डिटेल में करते हैं, और डिटेल में करने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि ये तो एक प्रकाश के वेग के लिए था, आप यहां पर सपोज ले लीजिए जल, और यहां पर अगर आप मान लीजिए ले लीजिए सपोज कांच, जल और कांच। जल के लिए मान लीजिए अपवर्तनांक जो होता है वायु के सापेक्ष वो हमारा होता है Ang, और कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है हमारा Anw। तो अगर मुझे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना हो, यानी कि Wng को अगर डिफाइन करना है, ध्यान से देखिए हमें किसका निकालना है, कांच का अपवर्तनांक निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है, जल के सापेक्ष। तो अगर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको निकालना हो तो यहां से आपका निकलता है Anw अपॉन Ang, ये आपका निकल के आ जाएगा Wng बराबर। और यदि इसको रिवर्स करना हो, मान लीजिए Gnw अगर निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा Ang बटे Anw। अब देखिए इसको, ये तो मैंने अपवर्तनांक की फॉर्म में निकाला है, यदि आप इसको प्रकाश के वेग के रूप में निकालने की कोशिश करेंगे तो
तो प्रकाश के वेग के रूप में मान लीजिए W N G अगर आपको निकालना है। अब बात आती है A एंड W की, तो यहाँ से देख लीजिए, मान लीजिए ये A एंड W आपको निकालना है, तो A एंड W का मतलब क्या है, W मींस वाटर, वाटर का आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, C/VW। VW का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि पानी में प्रकाश का वेग, तो ये C/VW हो जाएगा। ऐसे ही अगर A एंड G निकालना है तो Ng इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C/VG। इन दोनों की वैल्यू अगर मैं इसमें लगा दूं, इसमें WNG में, तो WNG में अगर आप लगाते हो तो WNG का मतलब सबसे पहले क्या है, A एंड W की वैल्यू क्या है, C/VW, ANG की वैल्यू क्या है, C/VG। तो यहाँ से WNG को जब आप कैलकुलेट करेंगे C/VW क्रॉस मल्टीप्लाई VG/C, C से C कैंसिल, तो WNG बराबर हो जाएगा आपका VG/VW। और अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली में मैंने जैसा अभी बताया था आपको कि N इक्वल्स टू होता है C/V, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो बच्चों कभी भी आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अपवर्तनांक की टर्म्स ऐसी हैं बच्चों जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, और उन कंफ्यूजन का सवाल ये रहता है क्योंकि हम जब अपवर्तनांक को बताते हैं तो उस अपवर्तनांक में हम लोग ये ध्यान नहीं रखते कि हम किसकी फॉर्म में बता रहे हैं। यदि आप वेग की फॉर्म में निकाल रहे हैं तो आप वेग की फॉर्म में निकालेंगे तो इस बात को याद रखें कि प्रथम माध्यम का वेग अपॉन द्वितीय माध्यम का वेग रहेगा, और यदि आप अपवर्तनांक की फॉर्म में निकाल रहे हैं अपवर्तनांक को, तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। इस तरह से करने से आपका कभी भी इसमें कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मेरा इस लेक्चर को लेने का केवल एक ही प्रयास रहा है कि आपको अगर अपवर्तनांक अच्छे से समझ में आ जाता है तो आने वाली बहुत सारी जो टर्म्स हैं, जैसे कि अगर लेंस का फॉर्मूला अगर हम करें, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस अगर हम करते हैं तो वहां पर हमारी कई सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से आप अपवर्तनांक को थोड़ा डिटेल्स में आप समझ गए होंगे, इस तरह से अपवर्तनांक आपका क्लियर होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करिएगा घर में, बहुत सारे प्रश्न आपके हैं पाठ्य पुस्तक में, उसको देख के इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रश्न हैं उनको आप कीजिएगा। यहाँ पर यह अपवर्तनांक वाला हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।